वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। और ऑयल ने आज $40 क्रॉस किया और इस वक्त 40.46 पे ट्रेड कर रहा है और ये ऑयल में स्टेबिलिटी की तरफ इशारा है। और मार्केट्स पूरी दुनिया में तकरीबन मिक्स एक टेंडेंसी नज़र आ रही है इस टाइम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो 2-3 दिन बड़ी ज़बरदस्त मंदी रही, उसके बाद एक बाउंस बैक देखा हमने मंदी के बाद। और वो मंदी क्यों रही, उसकी ऑब्वियस कुछ रीज़न्स हैं। कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बन गई थी, जस्टिस काजी फायजी सा केस था। कोरोना नंबर्स डबल हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब रिड्यूस हो गए हैं पिछले 2 दिन में, और नए केसेस भी रिड्यूस हो गए हैं। उसके अलावा जो बीएनपी मैंगल वाली पार्टी थी, उसने गवर्नमेंट से अलग होने का ऐलान किया, तो ऐसे लगा में भी गवर्नमेंट पे कोई असर पड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी नज़र नहीं आया। तो ये ओवरऑल एक बात थी। और जो 2 शेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे वो है ईफर्ट और फौजी फूड्स लिमिटेड। तो फौजी फूड्स से स्टार्ट कर लेते हैं। फौजी फूड्स की अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो नूरपुर के नाम से इनका एक दूध है, मिल्क प्रोडक्ट है और बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आपने कभी इत्तेफाक हुआ यूज़ करने का तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। और उसके अलावा एक जूस है और दोस्त टी है, दोस्त टी, और ये टी वाइटनर है, इसकी भी अच्छी सेल है इनकी। लेकिन फौजी फूड्स बुरे तरीके से पिट चुका है और इंतहाई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में, डेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल न्यूज़ आई है कि एफएफबीएल को, जो इसकी पेरेंट कंपनी है फौजी फूड्स की, तो इसको जो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो एक डेट देना है तो वो इक्विटी में तब्दील कर दिया, पता नहीं 2 पॉइंट समथिंग बिलियन शेयर्स दिए उनको। तो इसके अलावा अगर इसकी प्राइस रेंजेस की बात करें तो पिछले एक साल में 6.81 है और 7 लोवेस्ट और 17.71 है हाईएस्ट। ये ऐसा शेयर है, लोग इसे ट्रेडिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर आजकल नहीं है जो इसकी आजकल हालात हैं। तो इसलिए लोग बस वही इसके टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं और एक दिन लिया फिर बेच दिया थोड़ा प्रॉफिट करके। 30% फ्री फ्लोट है, 5.1 बिलियन की मार्केट कैप है। और मैं कोशिश करूंगा आपको इसके फंडामेंटल्स कुछ बताऊं कि कितना वीक शेयर है और ये क्यों इतना वीक हुआ। अगर इसकी ईपीएस की बात करें, जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, एक बर्ड्स आई व्यू होगा। 2016 में इसका 5.94 का लॉस पर शेयर है, 5.94 लॉस पर शेयर 2016। फिर 17 में बढ़ के 9.22 लॉस पर शेयर हो गया। फिर 18 में थोड़ा कम हुआ क्योंकि इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा, रेवेन्यू भी बताता हूँ आपको ईयर वाइज। 2018 में फिर कम हो के 5.39 पे लॉस पर शेयर चला गया। 19 में जो रिसेंट एनुअल फिगर्स अवेलेबल हैं, 19 में 10.96 हो गया, ऑलमोस्ट 11 लॉस पर शेयर, दैट इज़ ह्यूज। उसके बाद अगर सेल्स की बात करें, 2016 में 3.3 बिलियन थी और 17 में डबल से भी ज़्यादा हो गई, 7 बिलियन हो गई। इनका नूरपुर बहुत सेल हुआ और टी वाइटनर जो दोस्त टी है वो भी बहुत बिका। इसके अलावा 2018 में फिर थोड़ा और बड़ा 7.6 बिलियन और 2019 में कम हो के वापस 5.7 बिलियन पे चला गया। मतलब सेल्स भी कम हो गई 19 में और लॉस पर शेयर भी बढ़ गया, डबल हो गया 18 से। 18 में 5.39 लॉस पर शेयर था, 19 में 10.96 हो गया। डिविडेंड यील्ड की अब बात कर लेते हैं। आखिरी डिविडेंड, लास्ट डिविडेंड विच एफएफएल पेड वाज इन 2010 और कोई डिविडेंड इन ऑलमोस्ट लास्ट 1 डेकेड कोई डिविडेंड नहीं आया इसका। और ये 3-4-5 साल पहले ये 127 को भी इसने शेयर ने टच किया था और टोटल ऐसे ही सट्टेबाजी हो रही थी। अच्छा, लास्ट डिविडेंड 2010 में दिया, लास्ट बोनस 2011 में दिया और 2015 में एक राइट इशू किया और 2017 में एक राइट इशू किया। तो ऑब्वियसली वो अपने डेट पे करने के लिए किया होगा। तो कंपनी इज़ इन डीप फाइनेंशियल ट्रबल्स। और 2018 में क्या हुआ, एक चाइनीज़ जायंट है डेयरी प्रोडक्ट्स का, तो पूरी दुनिया में उसकी प्रेजेंस है, उन्होंने इसे बाय करने की कोशिश की। मुझे भी याद है उस टाइम ये 28 रुपये से 32 रुपये की रेंज में, मतलब 35 से नीचे नीचे ट्रेड कर रहा था। तो इनकी बात नहीं बनी, इन्होंने शायद ओवर प्राइस शेयर जो उसकी कैलकुलेशन की और प्राइस थी जो बेचने की कोशिश की, तो वो लोग ज़ाहिर है ऐसे आंखें बंद करके तो कोई नहीं लेता, वो लोग पीछे हट गए, फिर इनकी बात किसी वजह से नहीं बनी। और इनका जो प्लांट है वो सरगोदा के करीब है, भलवाल में। और इसके अलावा प्लांट साइड पे भी ये काफ़ी लोगों को फायर कर रहे हैं और मैनेजमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी नियर फ्यूचर में, इवन इन मिड टर्म, ये कोई मीडियम टर्म में भी कोई अच्छी पोजीशन नज़र नहीं आ रही इस शेयर की। और अगर कोशिश करें आपने, अगर इस तरह के शेयर उठाना हो ना, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना,
उसका ये शेयर 10-12% से ज़्यादा इस तरह के शेयर नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी जब ये शेयर नीचे ऊपर ज़रा फ्लक्चुएट करेगा। तो इसकी बजाय मतलब ये भी रिस्की शेयर है, और दूसरी साइड पे एक और रिस्की शेयर अगर आपको मिले कैपको जैसा, जिसकी अर्निंग्स डबल हो रही हैं, लेकिन वो एक नज़र आ रहा है कि एक प्रोविजनल एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट अच्छी टर्म्स पे रिन्यू ना हुआ तो मे भी उसकी शेयर प्राइस गिरे, लेकिन ऑलरेडी वो 20 से नीचे आ चुका है, तो इससे वो बेहतर है बहरहाल, क्योंकि उसकी अर्निंग्स तो स्टेबल हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं ईफर्ट की तरफ। ईफर्ट फर्टिलाइज़र में है और फर्टिलाइज़र सेक्टर का शहज़ादा है ईफर्ट, और इसकी रीज़न क्या है, ये रीज़न आप देखेंगे जब मैं डिस्कस करूँगा। इसका भी एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे और प्राइस रेंजेस डिस्कस करेंगे कि किस प्राइस पे आजकल अच्छा है, और इसमें कौन से लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे और उनको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और ये जिस तरह बैंकिंग सेक्टर को एक गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन हासिल होती है, तो सेकंड नंबर पे फर्टिलाइज़र सेक्टर आता है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फार्मर्स के नाम पे और सारा कुछ। कभी देखा नहीं है फर्टिलाइज़र सेक्टर में इतने लॉस हुए हों। जो बड़े जायंट हैं ईफर्ट जैसे, एफएफबीएल जैसे, एफएफसी जैसे, छोटे फातिमा वगैरह को प्रॉब्लम रहती हैं, वो छोटी कंपनीज हैं एज़ कम्पेयर टू दीज बिग जायंट्स। और इसकी प्राइस रेंजेस हैं 48.99 इसका लोएस्ट है, जो भी कोरोना के दौरान हमने 2-3 माह पहले देखा, और 79 इसका हाईएस्ट है एक साल का। 45% फ्री फ्लोट है और 77 बिलियन की मार्केट कैप है। इट्स अ बिग जायंट, और एंग्रो कॉरपोरेशन की ये सब्सिडरी है। और इसका अलावा अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस मज़े की है। अब आपने एफएफएल की देखी थी ईपीएस कितनी बुरे तरीके से वो लॉस पर शेयर बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है और बड़े बेहतरीन तरीके से अपर ट्रेजेक्टरी पे आप देखेंगे। इस तरह के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। 2016 में 6.78 है अर्निंग पर शेयर, 17 में 7 पॉइंट बढ़ के 7.60 पे चली गई, 18 में ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा नीचे रही, 17 में 7.60 थी, 18 में 12.48 अर्निंग पर शेयर है, और 19 में मज़ीद बढ़ गई 13.90। सेल्स फिगर आर आल्सो एज मच ब्यूटीफुल एज द ईपीएस इज़, और 69 बिलियन की 2016 में सेल थी, फिर कम हो गई 17 में 63 बिलियन हो गई, फिर दोबारा बढ़ी 66 बिलियन हो गई 18 में, और बहुत बड़ा जंप लिया 19 में 79 बिलियन हो गई। ये हाईएस्ट नज़र आ रही है पिछले कई सालों की। और डिविडेंड्स भी ऐसे इंक्रीज़ हो रहे हैं जैसे सेल्स और ईपीएस इंक्रीज़ हुई है। 2017 में डिविडेंड 8.5 था, जो कि बहुत ज़बरदस्त था, हमें लग रहा था कि ये मे भी हाईएस्ट हो, लेकिन 18 में 8.5 से जम करके 11 रुपये पे आया, और 19 में 13 रुपये पे आ गया। देखते हैं इस साल क्या देते हैं, लेकिन ईफर्ट बड़ा एक स्टेबल शेयर है और जो भी दे बड़ा अच्छा डिविडेंड देगी, और लॉन्ग टर्म का शेयर है, क्योंकि इसकी इस टाइम पे जो चंद शेयर्स हैं जिनकी हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड है उनमें से एक है। और ब्लू चिप कंपनी है, ब्लू चिप ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज। इसके अलावा तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, ये 90 को भी एक बार टच किया था, 89 पे मैंने देखा था, और लोएस्ट जो इसका था वो अभी कोरोना वाले मसले के दौरान हमें नज़र आया। और जो एक बड़ी अच्छी बात है, जो बजट आया ना इस बार, उसकी वजह से फर्टिलाइज़र सेक्टर पे और ख़ास तौर पे ईफर्ट पे सब्सिडीज़ की वजह से बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है एक फ़र्क पड़ेगा, और हम देखेंगे कि ये बड़ा अच्छा इसमें इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, लोग क्यों नहीं बाय कर रहे? लोग इसलिए नहीं बाय कर रहे कि ये 60 से ऊपर जाता है थोड़ा सा, 61-62 पे भी नहीं गया, मैं भी 62 से नीचे रहता है, और फिर इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। ये तब तक नहीं है जब तक इनका सेकंड क्वार्टर का डिविडेंड अनाउंस नहीं होता। जैसे ही डिविडेंड अनाउंस हुआ, ये आपके हाथ नहीं आना, ये इट विल फ्लाई। और मैंने लास्ट टाइम मेरे से 2-3 लोगों ने पूछा था कि ये जब नीचे 60 से नीचे आ रहा था कि कहाँ पे बाय करेंगे। मैंने कहा मैंने लास्ट टाइम 55 पे लिया था, तो दोबारा मुझे 55 और बिलो नज़र आया तो लूँगा, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैंने एक पोर्शन फिक्स किया हुआ है जो मैं कैश में रखता हूँ, नो मैटर हाउ अट्रैक्टिव द रेट्स लुक, तो वो मैं फिर कैश में ही प्रेफर करूँगा, और साजगार अगर नीचे मिला तो वो ले लूँगा। तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि मेन हमारा मोटिव तो यही होता है ना, एक जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, वो यही होता है कि प्रॉफिट कमाना है। ये तो नहीं होता कि मुझे ईफर्ट अच्छी लगती है तो मैं ओवर प्राइस रेट पे ले लूँ जाके ईफर्ट। तो अच्छा प्रॉफिट तभी मिलता है जब आपको बाइंग अच्छे रेट की हो। तो वारन बुफे की भी कोटेशन है कि ऑलवेज बुक द प्रॉफिट व्हेन बाइंग समथिंग।
तो यानी नोशनल एक प्रॉफिट आपके माइंड में तब होना चाहिए, वो बाइंग में आप बार्गेन करें तो वो तभी होगा जब ये अच्छे रेट पे मिले कोई भी शेयर। एफएफएल को आप अगर लेते हैं, एफएफएल को आप शॉर्ट टर्म लें क्योंकि ये इतना अच्छा कोई शेयर नहीं है और मैनेजमेंट भी अब चेंज हो रही है, तो एफएफबीएल भी जो वहाँ पे चला रहे हैं जो एफएफबीएल को, दोज पीपल आर आल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड इन एफएफएल क्योंकि ये जो टारगेटेड रिजल्ट्स हैं, कोई भी किसी किस्म के टारगेट्स मेड नहीं कर रही, ना ऑपरेशनल ना फाइनेंशियल। तो इसको अगर आप लेते हैं तो अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर ले लें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, वरना जब तक कोई अच्छी चीज़ अच्छी न्यूज़ सामने नहीं आती, कोई इसके फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते, देन स्टे अवे फ्रॉम एफएफएल फॉर द लॉन्ग टर्म। और ईफर्ट में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईफर्ट बहुत ज़बरदस्त शेयर है और इनकी जो ऑपरेशनल लॉसेज हैं ईफर्ट के वो भी बहुत कम है, तो इसकी वजह से ये अपनी कॉस्ट पे काफ़ी इनका कंट्रोल है और जब इनकम बढ़ रही है तो उस हिसाब से ये कॉस्ट को नहीं साथ बढ़ने दे रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज़ाहिर है बढ़ती है उस हिसाब से, लेकिन जो अदर कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट जो होती है, उस पर बड़ा कंट्रोल है, तो इस वजह से वो हमें फिर ग्रॉस प्रॉफिट और इवन नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी ट्रांसलेट होकर नज़र आता है हाउ मच कंट्रोल ऑफ देयर्स इज़ ऑन कॉस्ट। और ये था आज का सेशन। आई होप यू गाइज मेक गुड प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और क्वेश्चन, you can leave that in the comment section below. Thank you very much.